हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं साथियों आर्थिकी 2022 के अंतर्गत महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को। और इस सीरीज में हम लोग महत्वपूर्ण घटनाक्रम, प्रमुख योजनाएं, परिवहन क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र, पशुधन एवं मत्स्य पालन जो है, आर्थिक समीक्षा 2021-22, बिहार बजट, बिहार आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश बजट, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा, 15वीं वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है, और 20वीं पशुधन गणना, कृषि उत्पाद, पर्यटन क्षेत्र, वन स्थिति रिपोर्ट, उद्योग क्षेत्र, बागवानी और खनिज उत्पादन क्षेत्र जो है इसको कवर करेंगे। और यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं साथियों, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2024 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स ट्विटर का अधिग्रहण किसने करने की? एलन मस्क ने इसके अधिग्रहण की घोषणा की थी और हाल ही में $44 बिलियन में इसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है। कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइंस केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यवसायिक इकाई बन गई है? एलायंस एयर। एलायंस एयर का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? नेक्सो और मास्टर कार्ड ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा कितनी कर दी गई है? -C कर दी गई है या फिर C कर दी गई है। ठीक है। और आपको बता दें साथियों, ये फिच हो गया, इकरा हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, मूडीज हो गया, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो किसी देश या किसी कंपनी की सॉवरेन रेटिंग करती हैं। ठीक है। तो अगर कभी ये पूछ ले कि फिच क्या है या फिर से इकरा क्या है, मूडीज क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या है, तो याद रखिएगा कि ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। अगला देखिए, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन सा नेता या कौन नेता पहले स्थान पे हैं? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पे हैं। और इस अप्रूवल रेटिंग को मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2022 के लिए विकास पूर्वानुमानों को कितना अनुमानित किया गया है? 8.2%। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान किया है? मिस्र ने। आपको बता दें कि मिस्र इसके पहले यूक्रेन और रूस से गेहूं की आपूर्ति करता था, लेकिन वहाँ वर्तमान समय में जो गृह युद्ध या फिर जो युद्ध चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे वीट या गेहूं का उत्पादन तो होने से रहा, तो मिस्र जो है वह भारत की तरफ शिफ्ट किया है कि भारत से यह गेहूं के अब क्या आयात करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में मिस्र द्वारा भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता दिया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर मिस्र हो जाएगा। टाटा समूह द्वारा जनता के लिए एक सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। किस नाम से? टाटा न्यू के नाम से। वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP वृद्धि अनुमान को 8.7% से घटा करके 8% कर दिया गया। और यह किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया है। और यह अनुमान किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक। किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम TDC कोष नामक एक नए प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? विदेश मंत्रालय ने। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। TDC का जो गठन किया गया है वह चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को टक्कर या उसको काउंटर करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला देखिए, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में 2022 में पहले स्थान पे साइरस पूनावाला हैं $26 बिलियन के साथ। ये हेल्थ केयर
रिच लिस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें साइरस पूनावाला है, और साइरस पूनावाला किस संस्थान के अध्यक्ष हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के यह अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाणी है, और इस स्टेशन का उद्देश्य है पशुपालन और कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना। पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है, और वो कौन सी है? डाबर इंडिया। और डाबर इंडिया द्वारा पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत करने की घोषणा हिमाचल प्रदेश में की गई है। नाबार्ड द्वारा या फिर से नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक समामेलन है? वाटरशेड कार्यक्रम के तहत। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया है? अश्विनी वैष्णव द्वारा। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा कब से कब तक किया गया? 7 से 28 फरवरी 2022 के मध्य। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? 7.8%। श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत के साथ। यह समझौता किसके मध्य हस्ताक्षर किया गया है? भारत के निर्यात आयात बैंक अर्थात एक्जिम बैंक और श्रीलंका सरकार के मध्य समझौता हुआ है। और कितने का समझौता किया गया है? $500 मिलियन का समझौता किया गया है इन दोनों के मध्य। देखिए, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया गया है। किस देश ने संघीय कॉरपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक को। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा यह पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट दिया गया है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत से बाजरा का शीर्ष आयातक देश नेपाल है। याद रखिएगा कि विश्व में बाजरा निर्यात में भारत 5वें स्थान पे है, और भारत से बाजरा आयात करने वाला सबसे बड़ा देश या पहला स्थान पे जो देश है वो नेपाल है। और यह आंकड़ा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2021-22 से इसकी अवधि को बढ़ा करके 25-26 अर्थात मार्च 2026 तक कर दिया गया है, और यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया है? सेल्सफोर्स ने प्रकाशित किया है। इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? भारत। अगला देखिए, वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 में किस कंपनी ने सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है? एप्पल। अगला देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2020 से 21 के भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई थी? 6.6% की। अगला, 2021 में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? ब्राजील का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। अगला, किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? HDFC बैंक एवं स्पाइस बोर्ड इंडिया द्वारा स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? भारत। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय बीमा संस्थान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। अगला देखिए, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर कौन जारी करता है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात अंकटाड। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में FDI प्रवाह में कितने प्रतिशत की कमी आई है?
26% की। अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? NSI इंडिसेस द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। अगला देखिए, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? दावोस के क्लोस्टर्स में, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। कब से कब तक? 22 से 26 मई 2022 के मध्य। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट है। अगला देखिए, किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? भारत। और P3 मूवमेंट है क्या? प्रो प्लैनेट पीपुल। अगला देखिए, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया है। अगला देखिए, 2022 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कितनी अनुमानित की गई है? तो 2022 में हो जाएगी 2.7 मिलियन, जो 2019 में 1.86 मिलियन था। अगला देखिए, 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी अनुमानित की गई है? 5.9%। और 2021 में यह 6.2% थी। अगला, 2022 में वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी दर कितना अनुमानित है? 59.3%। और इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? निम्न मध्यम आय वाली श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। अगला देखिए, ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? 40 नए अरबपति बने हैं। अगला देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा। और इसके अनुसार वैश्विक विकास दर 2021 में कितना प्रतिशत आकलित किया गया है? 5.5%। वैश्विक विकास दर के 2022 व 23 में क्रमशः कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 2022 में 4% और 2023 में 3.5%। अगला देखिए, 2021 में भारत की विकास दर कितना प्रतिशत आकलित की गई थी? 9%। भारत की विकास दर 2022-23 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 2022 में 6.7% और 2023 में 6.1%। अगला देखिए, ग्लोबल प्राइवेट वर्किंग अवार्ड 2021 में भारत के किस निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? तो HDFC बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है। भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? दक्षिण कोरिया के साथ। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा। और इस रिपोर्ट में भारत की आर्थिक समृद्धि 8.3% 2021 में और 8.7% 2022 में बताई गई है या आकलित की गई है। हाल ही में किसने निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष IPEF पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने। और इस समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? गुरुमूर्ति महालिंगम। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस समिति की भारतीय प्रतिभूति ये जो IPEF पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है, इसकी अध्यक्षता गुरुमूर्ति महालिंगम ने करेंगे। ठीक है। और इसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उर्जित पटेल को बनाया गया है। अगला देखिए, किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद बनाई गई है, अनुमान लगाया गया है? IHS मार्केट के द्वारा। और यह किसको पीछे छोड़ के दूसरी बनेगी? तो जापान को पीछे छोड़ करके यह उपलब्धि हासिल करेगी। ठीक है। पहले स्थान पे चाइना हो जाएगा, अभी वर्तमान में देखा जाए तो पहले स्थान पे चाइना,
दूसरे स्थान पे जापान और तीसरे स्थान पे इंडिया है। किस एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वही कहा जा रहा है कि जापान को पीछे छोड़ के इंडिया जो है दूसरे स्थान पे आ जाएगा। और वर्तमान में भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में छठे स्थान पे है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर जीईसी चरण 2 योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? भारत सरकार ने। इस योजना को किस हेतु मंजूरी दी गई है? अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए। इससे कुल कितने राज्य लाभान्वित होंगे? अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली है क्या? इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। और इससे कुल 7 राज्य लाभान्वित होंगे। कौन कौन? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, और इस योजना से 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? 450 गीगावाट। किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए कौन सा नया विभाग बनाया है? फिनटेक विभाग। फिनटेक विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार चौधरी को। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 इस श्रृंखला का 17वां संस्करण था। और 2021 हेतु ऑन टाइम प्रदर्शन के संदर्भ में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा है। चेन्नई हवाई अड्डा इस सूची में 8वें स्थान पे है। यह सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? सीरियम द्वारा। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्रिप्टो वायर द्वारा। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल। किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है? फिनो पेमेंट बैंक को। अमेरिका ने किन देशों को AGOA व्यापार वरीयता क्रम अर्थात ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम से बाहर कर दिया है? इथोपिया, माली और गिनी को, ठीक है। अगला देखिए, किस मंत्रालय ने कोयला दर पर पोर्टल लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आम लोगों के साथ साझा करना। अगला देखिए साथियों, अगर चाहते हैं कि ये पूरा जो आर्थिकी है वो कवर किया जाए, चाहे वो इसके हर एक टॉपिक को कवर किया जाए, पशुधन जनगणना हो या फिर से मत्स्य उत्पादन वगैरह हो या फिर से कृषि उत्पादन वगैरह हो, कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, आयात निर्यात जो भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? चाइना को। वर्तमान में विश्व के 2 सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता अमेरिका और ब्राज़ील हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा किस दिन पेश की गई थी? 31 जनवरी 2022 को। आपको पता होगा साथियों कि बजट पेश होने के एक दिन पहले संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है, ठीक है। तो अगर बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है तो आर्थिक समीक्षा 31 जनवरी को ही पेश होगी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसका मूल विषय क्या है? त्वरित दृष्टिकोण आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय है। और आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना बताती है कि समग्र दृष्टिकोण किस पर आधारित है? फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी और व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं तथा सुरक्षा संबंधी उपाय। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 7.3% की गिरावट दर्ज करने के बाद 2021-22 के प्रारंभिक अनुमान एवं 22-23 के वृद्धि दर अनुमान 9.2% की है। कोविड महामारी से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कृषि और संबंधित क्षेत्र हैं। 2020-21 में
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6% रही थी, जबकि 2021-22 के लिए अनुमान कितना है 3.9%। कोविड महामारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन रहा है? सेवा क्षेत्र। 2020-21 में 8.4% संकुचन के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान में सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वह 8.2% है, और 2020-21 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर -7% रही थी, जबकि 21-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान में यह 11.8% था। और अगला देखिए, 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? 8 से 8.5%। वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुए विभिन्न व्यवधानों के बावजूद विगत 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष स्थिति में बना रहा। 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो $634 बिलियन हो गया था, जो देश के विदेशी ऋण से अधिक था। ठीक है, कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक। और यह जो है 13 महीना या 13.2 महीना था, 13 महीना 2 सप्ताह के आयात के बराबर, मतलब आयात करने के बराबर जो है धनराशि थी। ठीक है, स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमत की गणना किस पे की जाती है? वित्तीय वर्ष 11-12 के को आधार बना करके स्थिर कीमतों की गणना की जाती है। ठीक है, मतलब आधार वर्ष इसका क्या है? 2011-12, और स्थिर कीमत 2011-12 पर वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान में जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर -6.2% 6% अनुमानित थी। ठीक है, 20 के लिए -6.2 और 21 के लिए 8.6। अगला देखिए, वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर जीवीए में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा 20.2% किसका है? ये कृषि क्षेत्र का हिस्सा 20.2%, उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 25.9% और सेवा क्षेत्र का हिस्सा 53.9% रहा। जबकि 21-22 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है? 21-22 के लिए कृषि क्षेत्र 18.8%, उद्योग क्षेत्र 28.2% और सेवा क्षेत्र 53%। नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। पहले स्थान पे चाइना, दूसरे स्थान पे जापान, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड। सकल मासिक वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 से लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। 25 जनवरी 2022 को आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों के अनुसार 2021-22 एवं 22-23 में भारत की आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि दर 9% अनुमानित है, जबकि 23-24 के लिए यह अनुमान 7.1% है। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है? इंडसिंड बैंक ने। किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है? डॉक प्राइम ने। किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जारी किया? HDFC बैंक ने। यह जीता है किसने? HDFC बैंक ने यह अवार्ड जीता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? मिस्र ने। मतलब ये पूछ सकता है कि इस मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। सितंबर 2021 में किन देशों को NDB का सदस्य बनाया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देश कौन बने हैं? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। पैनेक्स 2021 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इसका आयोजन किसके सहयोग से किया गया? फिक्की के। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। केंद्र ने सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित किया है 30 जून 2022 तक के लिए, और यह आदेश कब जारी किया गया था? 23 दिसंबर 2021 को। अगला देखिए, सरकार ने किस अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की। ठीक है,
और इस अधिनियम में किस अनुसूची को जोड़ा गया? अनुसूची 9 को, सोया मिल। ठीक। एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 21-22 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 9.7%। किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की है, शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एनपीसीआई। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिल करके डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है। कौन सा बैंक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजी धन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक को। सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता को किसने अनिवार्य किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI क्या है? 20 अंकी एक संख्या है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI हेतु पात्रता कौन होंगे? इसके लिए पात्र कौन होंगे? वे जो 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक पूंजी की सीमा पार सौदा हेतु करते हैं, वो इसके पात्र होंगे। अगला देखिए, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों की सहायता के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे गुजरात और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। भारत में कुल पंजीकृत EV इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कोई गेस नहीं कर सकता कि इसका आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है, पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की सूची में पहले स्थान पे है। और उत्तर प्रदेश के बाद जो है पंजीकृत EV में शीर्ष स्थान पर है दिल्ली, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र। किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? म्यांमार ने। गुजरात के आणंद में पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? दूसरा। अगला देखिए, किस विभाग ने इसे लॉन्च किया है? पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से इसे लॉन्च किया है। प्रथम संस्करण कब और किसने लॉन्च किया था? 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये था साथियों आज का लास्ट, और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि इसे जो है बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को समझा दूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और आगे इसके जो और सेक्शन है और उसे हम जो है अगली सीरीज में लाते रहेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए साथियों, जिससे मेरा हौसला और बढ़े। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आपको लगे कि वीडियो इम्पॉर्टेंट है तो शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।